हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम नवंबर की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और आज हम प्रादेशिक परिदृश्य को इसके अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं तो पहले प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ लिया जाए, उसके बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य को आगे बढ़ के पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो है सोलर पार्क स्थापित किया गया है पूगल के अंदर। पूगल कहाँ पर पड़ता है? तो बीकानेर के अंदर पूगल पड़ता है। इसकी क्षमता कितनी होगी इस सोलर पार्क की? तो देखिए इसकी क्षमता होगी 2000 मेगावाट की। इसको स्थापित कौन करेगा? तो इसको स्थापित करने में दो संस्थाओं के जो है योगदान रहेगा। पहला तो है आपका राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से है, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से है। और दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो है इसको स्थापित किया जाएगा। योगदान की अगर हम बात करें तो जो हमारा राजस्थान के द्वारा जो राजस्थान का जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, ये सिर्फ और सिर्फ 810 मेगावाट ही जो है जनरेट करने में हेल्प करेगा। जबकि कोल इंडिया जो है वो 1190 मेगावाट जो है जो संयंत्र है उसको जो क्षमता है उसको स्थापित करने में हेल्प करेगा। तो हमें दो तीन चीज़ें यहाँ देखने को मिली। पहली चीज़ तो सोलर पार्क स्थापित होगा, कहाँ पर? गूगल में होगा। कितनी क्षमता होगी? तो 2000 मेगावाट की क्षमता होगी। किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड। ज़्यादा योगदान किसका है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का है। फिर देखिए कि राजस्थान जो है उसके अंदर जो क्षमता है सोलर एनर्जी को उत्पादित करने की, वो उसका 14,000 मेगावाट की जो क्षमता है उसको ऑलरेडी वो स्थापित कर चुका है, और इसमें वो पूरे देश में नंबर 1 पर भी है। ठीक है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो रूफटॉप संयंत्र जो है, जो हम छत के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगाते हैं, ये सब जो है ये भी जो है राजस्थान के द्वारा इसमें पॉलिसीज़ ला करके जो है इनको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो हाल फिलहाल इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि पूगल में सोलर पार्क स्थापित होगा, 2000 मेगावाट उसकी क्षमता होगी, और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों के द्वारा जो है इसको संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। और अगर और बात करें तो इन दोनों के बीच में 5400 करोड़ के एमओयू ऑलरेडी साइन जो है वो किए जा चुके हैं सोलर एनर्जी को लेकर के, सोलर परियोजनाओं को लेकर के। और इसमें से भी जो है ये वाला जो अभी पूगल वाला जो है ये 13 अक्टूबर को साइन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक योजना को लेकर के कि किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना और पशु बीमा योजना जो है वो राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की जाएगी। अब देखिए कि इसके प्रावधान क्या क्या हैं। हालांकि इसमें जो है पशु बीमा के लिए तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो एक मुश्त समझौता योजना है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। समझौते का मतलब क्या होता है कि अगर कोई किसान हालांकि कई बार यही देखने में आया है कि भाई एक बार लोन ले लिया तो उसका रीपेमेंट जो है वो नहीं टाइमली होता है। तो इसलिए कई सरकारें तो अगर मान लीजिए चुनाव जीत करके आती है तो लोन वेवर भी करती हैं, आपको ध्यान होगा। जैसे कि योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने भी लोन वेवर किया था, और उसको जो बैंकें होती है वो उसको अच्छा नहीं मानती है कि हर बार आपको जो है वो लोन को वेव ऑफ नहीं करना चाहिए। अभी देखिए सरकार भी यही योजना लेकर के आई है कि जो जितने भी किसान हैं उन्होंने अगर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जो लैंड बैंक्स होते हैं उनसे अगर इन्होंने लोन ले रखा है तो इनका जो 50% जो है जो ब्याज, अगर जो भी ब्याज बनता है इनका इंटरेस्ट बनता है उसका 50% तक जो है उसको माफ़ कर देंगे। अगर कोई भी लोन ऐसे हैं जो कि अवधि पार हो चुके हैं, उनका टाइम लिमिट जो है वो जा चुका है, या अवधि पार ऋण लेने वाला जो किसान है उसकी मृत्यु भी हो चुकी है, तो ऐसे परिवारों पर कोई भी दंड वाला ब्याज नहीं लगाएंगे और उसके ब्याज की माफ़ी भी कर दी जाएगी। फिर देखिए कि दीर्घकालीन अगर जो ऋण है, अगर किसी किसान ने उसको चुकाया है, समय से चुकाया है, तो उसको 5% की सब्सिडी भी दी जाएगी। उसके अलावा देखिए कि जो किसान है उसने अगर कोई लोन ले रखा है तो उसको संबल देने के लिए भी अनुदान यानी कि सब्सिडी दी जाएगी, 5% की सब्सिडी उसको दी जाएगी। तो इस प्रकार के प्रावधान जो है वो इस स्कीम के अंदर किए गए हैं। फिर देखिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो कि जयपुर में अभी हुई थी, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बातें जो है वो कही गई है। तो देखिए ये जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें की गई, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोशन ही किया गया। देखिए उसके अलावा रिप्स जो है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 उसको भी लॉन्च किया गया है। हालांकि 2019 के अंदर भी ये स्कीम आई थी, अभी 2022 में फिर से इसको लॉन्च किया गया है। उसके अलावा राजस्थान रत्न जैसे अवार्ड भी जो है वो इस समिट के अंदर दिए गए हैं। तो देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए कि इसके अंदर जो है इसको 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जो है वो लॉन्च किया गया है, या फिर जो भी कह लीजिए इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था जयपुर में, जो जेईसीसी जो संस्थान है वहाँ पर। फिर देखिए कि टूरिज़्म एवं एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन भी जो है इस समिट के दौरान किया गया।
जो हमारे यहाँ पर उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं शकुंतला रावत, उन्होंने जो है ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है उसको भी जो है उसकी भी घोषणा की कि भाई उसको राजस्थान लागू करेगा। और राजस्थान उसको लागू करने में देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कि अपनी खुद की ग्रीन हाइड्रोजन नीति को जो है वो लागू किया है। ये नीति क्या है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब इसके और स्पेसिफिक फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। फिर देखिए कि यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दे रखा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई करीबन 10 लाख करोड़ के जो MOUs हैं उन पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेटर ऑफ इंटेंट कितने हुए हैं, MOU कितने हुए हैं, इतना क्वेश्चन कोई नहीं पूछता इसमें। फिर देखिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 इसको लॉन्च किया गया है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन 2021 के मेंस के अंदर भी आया था रिप्स के बारे में। तो 2019 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और 7 दिसंबर को जो है 7 दिसंबर 2019 को जो है इसको क्रियान्वित या इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसमें इन्होंने कहा था कि हम जो है 100% जो है आपको कंसेशन देंगे इंडस्ट्रीज़ को SGST में। भाई आपने सुना होगा ना CGST, SGST, GST के जो पार्ट्स हैं, तो 100% कंसेशन दिया जाएगा SGSTs में 7 सालों के लिए जो भी नई इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगेंगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार की स्कीम थी, एक प्रमोशन, देखिए नाम से ही सिद्ध है ना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। तो ये उस चीज़ के लिए थी। 2019 में इसमें क्वेश्चन भी था, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको आपको डेट के साथ बताया है। अभी देखिए इसको रीलॉन्च किया गया है, तो ये जो है 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 7 अक्टूबर 2022 को इसको एक तरीके से रीलॉन्च जो है वो किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हम जो है व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान में योगदान देने वाले और क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन जो है वो दिया जाएगा। तो इस वाली रिप्स प्रमोशन स्कीम का क्या मोटो है कि हम जो है रोजगार सृजित करेंगे, SC ST जो है उनके उत्थान में योगदान देने वाले जो उत्कृष्ट कार्य होंगे, जो उद्योग होंगे, उनको हम जो है वो प्रोत्साहित करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको रिप्स के बारे में। पुरानी वाली रिप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिए राजस्थान रत्न के पुरस्कार भी जो है वो दिए गए हैं। तो राजस्थान के अंदर जो है एक राजस्थान रत्न जो है वो हाईएस्ट अवार्ड आप एक मान सकते हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट और असाधारण कार्य किया है अपने क्षेत्र में, उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। इस बार 6 विभूतियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। 2013 में पहली बार जो है ये अवार्ड जो है वो दिए गए थे। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसको राजस्थान रत्न मिला है या इनमें से किसको राजस्थान रत्न नहीं मिला है, जोड़े से भी पूछ लेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे RM लोढ़ा, ये राजस्थान से संबंधित है, इनको ये राजस्थान रत्न मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें नियुक्त जो न्यायाधीश है दलवीर भंडारी, इनको कौन नहीं जानता है, इनको भी ये अवार्ड दिया जाएगा। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनको अवार्ड दिया जाएगा। आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन है LN मित्तल, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। संगीत निर्माता जो हैं KC मालू, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। फिर है उर्दू शायर शीन काफ निज़ाम, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो 6 विभूतियाँ हैं जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 1 लाख रुपए जो है वो आपको गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। तो ये था देखिए इस जो इन्वेस्ट राजस्थान है उसमें और भी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन इसमें जो लिखा है उस हिसाब से हमने पढ़ लिया है इसको। एक फैक्ट भी दे रखा है कि भाई जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान में 20%, पूरे इंडिया का 20% जो ऑयल प्रोडक्शन है वो राजस्थान के अंदर होता है। आपको पता ही है पचपदरा में हमारी रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी जो है वहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर देखिए कि गांधी सद्भावना सम्मान इस बार जो है 2 अक्टूबर को दिया गया है। तो आपको पता ही है कि गांधी जी के जो विचार हैं और इन सबको बढ़ाने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए यहाँ पर एक जो है गांधी एक तरीके से यूनिवर्सिटी या कॉलेज टाइप का भी जो है वो, यूनिवर्सिटी तो नहीं कहेंगे, एक वो भी बनाया गया है जिससे कि गांधीवादी जो विचार हैं उनको युवाओं के अंदर जो है आगे प्रोलिफरेट किया जा सके। तो हालांकि अभी जो है 2 अक्टूबर को उन्होंने 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया है और सभी को जो है 5 लाख रुपए जो है इसके अंदर सम्मान के रूप में दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, नाम पढ़ लेते हैं किस किस को ये अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसको ये दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हैं डॉक्टर SN सुब्बा राव, जो जिनको कि मरणोपरांत पोस्टुमसली अवार्ड दिया गया है। नेमीचंद जैन है, इनको भी पोस्टुमसली दिया गया है। अमरनाथ भाई जी है। फिर है गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत,
और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर और चीफ पेट्रन D.R. मेहता, इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, SN सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाईजी और कुमार प्रशांत और क्या कहते हैं D.R. मेहता। तो इनको जो है ये गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। इनके नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा। फिर देखिए, स्वच्छता के लिए हमें 6 पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में आपने सुना ही होगा, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी जितनी भी श्रेणियां होती है, किन किन श्रेणियों में, जैसे ड्रेनेज वाली श्रेणी है, नालियां बनाने वाली, ये इन सारी श्रेणियों के अंदर 6 पुरस्कार जो है वो राजस्थान ने जीते हैं। तो अब देखिए इसमें हमारी रैंकिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये पुरस्कार जो है जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसके अंदर राजस्थान देश में खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस की जो उदयमान श्रेणी है, राइजिंग जो ODF स्टेट है, उसके रूप में इसको 8वें स्थान पर रखा गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है, बूंदी की रामनगर जो पंचायत है उसको। और प्रदेश को उत्तर क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दीवार लेखन यानी वॉल पेंटिंग अभियान, ODF प्लस गोवर्धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार और जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार से जो है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये हमको देख लेना है कि कितने पुरस्कार मिले हैं। इस बार 6 पुरस्कार मिले हैं और श्रेणियाँ भी आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, सौर कृषि आजीविका योजना जो है उसको मंजूरी दी गई है। अब देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या है कि सौर कृषि का क्या मतलब हुआ और आजीविका का क्या मतलब है। आजीविका का मतलब क्या है कि भाई आप जो है, आपके जो भी कृषि भूमि है आपके पास में, जो भी आपके पास में लैंड है, उसमें अगर कोई बैरन लैंड है यानी कि बंजर भूमि है, उससे भी आप अपनी आजीविका कमा सकें। तो उसके लिए PM कुसुम योजना आई थी पहले। आपको याद होना चाहिए कि PM कुसुम योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, जो नोडल एजेंसी है उसके द्वारा इसको संचालित किया गया था। पहले मैं PM कुसुम के बारे में कुछ बता देती हूँ। PM कुसुम का फुल फॉर्म तो देखिए कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान जो योजना है वो इसका नाम है। और इसके अंदर जो है सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, 60% की सब्सिडी दी जाएगी उन किसानों को जो अपनी भूमि है उसके ऊपर सोलर प्लेट्स या सोलर पावर पंप जो है उनको स्थापित करेंगे। तो 60% की सब्सिडी के अंदर जो है आपको 30% केंद्र सरकार के द्वारा, 30% राज्य सरकार के द्वारा देने का प्रावधान है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो सौर कृषि आजीविका योजना है, ये इसी के अंतर्गत एक योजना है। किसके अंतर्गत? कुसुम योजना को ही आगे बढ़ाने के अंतर्गत राज्य सरकार की एक योजना है, जिसमें राज्य सरकार जो है किसानों को जो है केंद्रीय अनुदान जो मिलेगा, तो उसके अंदर 30% का अनुदान जो है वो राज्य सरकार देगी, ताकि किसान जो है अपनी बंजर भूमि को अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल कर सकें, अपने लाइवलीहुड के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात थी। फिर देखिए 8 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की गई है। कुलपति जो चांसलर्स, वाइस आई थिंक चांसलर्स ही कहते हैं, हाँ, तो उनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है और इनका भी एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि 70 वर्ष या फिर 3 वर्ष, जो भी पहले हो इतने टाइम तक जो है ये कुलपति रह सकते हैं। उसके अलावा इनके नाम बहुत सारे हैं, तो मेरे हिसाब से इनको नहीं याद करना चाहिए, इतना तो कौन याद करेगा, सबके कहाँ किसको क्या बनाया गया है तो याद भी नहीं होगा। फिर देखिए कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है, आपको पता है कि राज्य सरकार के अंतर्गत सबसे बड़े खेलों का आयोजन किया गया था, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। तो इसके अंदर ओवरऑल जो चैंपियन रहा है वो आपका हनुमानगढ़ जिला जो है वो रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें अवार्ड किसने जीता है। फिर देखिए जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जो है वो ओवरऑल हासिल करके इस फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है। अब देखिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तथ्य पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात कि 29 अगस्त 2022 से राज्य में जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से इसको शुरू किया गया था और इसका समापन समारोह जो इसका एंड है वो आपके जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को 20 अक्टूबर 2022 को किया गया। और इनका जो आयोजन है वो 4 चरणों में किया गया था। इसमें कुल 6 खेल खेले गए। इनके बारे में पूछ लेगा वो कितने खेल खेले गए या इनमें से कौन सा खेल उसमें सम्मिलित नहीं है। तो देखिए क्रिकेट है, कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी और खो खो है, और एक टेनिस बॉल क्रिकेट है। सॉरी मैंने क्रिकेट बोला था, टेनिस बॉल क्रिकेट है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और खो खो और टेनिस बॉल क्रिकेट, तो इनका आयोजन किया गया। और इसका जो शुभंकर था वो था शेरू और इसका थीम सॉन्ग था चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ भी क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है, तो इसको आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछेगा और हनुमानगढ़ ने इसमें टॉप किया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि और इसमें क्या फैक्ट हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के समापन समारोह के दौरान जो मुख्यमंत्री उन्होंने राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन 26 जनवरी 2023 से किए जाने की घोषणा की है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक खेल भी आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से मुख्यमंत्री को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है और 30,000 से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने और एक साथ पूरे प्रदेश में खेल आयोजन करने के लिए ये पुरस्कार उनको मिला है। तो ये एक रिकॉर्ड के रूप में भी स्थापित किया गया है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। पीछे हमने पढ़ा था कि पूगल के अंदर सोलर पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जैसलमेर के अंदर विंड सोलर प्लांट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं अब। तो देखिए जैसलमेर के अंदर जो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है उसके द्वारा 600 मेगावाट का विंड सोलर प्लांट जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा और इसमें कहा है कि यह जो है पूरे विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, पूछ लेगा हाल ही में जो है अदानी ग्रुप के द्वारा कहाँ पर सोलर विंड पावर प्लांट शुरू किया गया है, तो या फिर जो सोलर विंड पावर प्लांट जैसलमेर में स्टार्ट किया गया वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, किस कंपनी को इसका जो है वो जो है एग्रीमेंट किस कंपनी के साथ हुआ है, कुछ भी पूछ लेगा। तो यहाँ पर देखिए समझौते में कहा गया कि इस प्लांट की बिजली को बेचने का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 वर्ष के लिए 2.69 प्रति किलोवाट पर बिजली खरीद समझौता भी हुआ है। ठीक है, तो इसको खरीदेगा कौन? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो इसको जो है वो परचेज करेगा बिजली को। फिर देखिए इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड प्लांट जो है वो सम्मिलित रूप से, इसीलिए इसका नाम है विंड सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में स्थापित किया गया है। इसके अंदर 600 मेगावाट यानी सबसे ज़्यादा तो इसमें सोलर होगा और 150 मेगावाट जो है वो विंड पावर प्लांट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसकी जितनी भी एनर्जी या पावर जनरेशन होगा उसको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खरीदा जाएगा। ये दोनों चीज़ें बता दी मैंने। अब देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा इससे पहले 2022 मई 2022 में जैसलमेर में ही हाइब्रिड पावर प्लांट का परिचालन भी शुरू किया गया था और ये हमने क्रोनोलॉजी में पढ़ा भी था। तो ये दोनों चीज़ें को आपको इंटरलिंक करना है और याद रखना है। फिर देखिए कि जैसलमेर में 600 मेगावाट के पावर प्लांट को शुरू किए जाने से अदानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर के 6.7 गीगावाट हो गई है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक है। सोलर पावर प्लांट के लिए कार्य करने में 6.7 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन अदानी पावर जो है वो दे चुका है। अदानी ग्रीन ने वर्ष 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है। अब देखिए कि 6.7 गीगावाट हासिल कर लिए, लक्ष्य कितना है? 45 गीगावाट्स का, मेगावाट नहीं है गीगावाट है, ये ध्यान रखिएगा। तो गीगावाट का जो है रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है और इसके पास वर्तमान में 20.4 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो तैयार है। तो ये इसका देख लीजिएगा इसके बारे में कि टारगेट क्या है और कितना जो है हमको इसके अंदर बनाना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय के लिए समितियों का गठन जो है वो किया गया है। अब देखिए ये जो समितियां हैं ये आपको पता ही है कि राजीव गांधी जो जल संचय योजना है इसके बारे में तो यही चीज़ है कि भाई जल संचय करने के लिए जैसे रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन है और जो टाँके वगैरह बना के जो है कंजर्वेशन किया जाने वाला है, पॉन्ड्स वगैरह को रिक्रिएट करके, तो उसके संदर्भ में ही इसका द्वितीय चरण स्टार्ट किया जाएगा। रेन वाटर कंजर्वेशन किया जाएगा, मतलब काफ़ी सारे उसमें कंपोनेंट्स है। अभी देखिए इसके लिए समितियां बनाई गई है कि भाई राज्य स्तर पर इसका कार्य जो है वो मुख्य सचिव करेंगे, स्टेट लेवल पर जो अध्यक्ष होंगे राज्य स्तरीय समिति के वो मुख्य सचिव होंगे, जिला स्तरीय जिला कलेक्टर होंगे और जो समितियों के लिए नोडल विभाग होंगे वो आपका जल विकास एवं भू संरक्षण विभाग होगा। प्रशासनिक विभाग की बात करें तो वो आपका ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा। अब इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछा जा सकता है कि भाई इसके लिए प्रशासनिक विभाग का कार्य कौन करेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जो है वो इसके लिए कार्य करेंगे। फिर देखिए हमारे यहाँ पर नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है अभी हाल ही में। तो ये अब हमारे जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है जस्टिस पंकज मित्तल और इनको जो है राजस्थान जो हमारा कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनके नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है। अब देखिए ये जो है हमारे 40वें जो है वो चीफ जस्टिस होंगे। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो देख लेते हैं
कि इनको सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा कि राज्यपाल जो है वो इनको शपथ दिलाते हैं, और नियुक्ति करने वाली तो एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें चीफ जस्टिस है, राष्ट्रपति हैं, राज्य के जो आपके राज्य के गवर्नर हैं, तो उन सबसे सलाह लेकर के नियुक्त करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमको इतनी चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि अभी ये इनका कौन से वे हैं, ये 40वें हैं। और इससे पहले जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पर भी ये कार्य कर चुके हैं। सॉरी, ये कार्यवाहक नहीं रहते, हाँ, जो है वहाँ पर जो है उच्च न्यायालय के अंदर ये कार्य कर चुके थे। उसके अलावा देखिए कि इनका कार्यकाल बहुत कम रहेगा, 8 महीनों का ही कार्यकाल रहेगा, 16 जून 2023 तक। लेकिन अभी तक जो हमारे एग्जाम है वो निपट जाएंगे आधे से ज़्यादा, तो प्रीलिम्स का काम तो हो जाएगा। तो 2023 16 जून तक जो है 8 महीनों के लिए ही इनको न्यायाधीश बनाया जाएगा। और इन्होंने जो है जो हमारे एस शिंदे जो जस्टिस थे, मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये कहा था, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आपको जो है नाम याद रखना है क्योंकि ये भी जो है कार्यवाहक के रूप में ही है। तो एस शिंदे जब रिटायर हुए थे तो उनकी जगह एम श्रीवास्तव को जो है उच्च न्यायालय का कार्यभार दिया गया था। तो वो उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा था, तो इसीलिए जो है अभी जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं जो कि 8 महीनों के लिए जो है वो चीफ जस्टिस रहेंगे। नाम याद रखिएगा, 8 महीनों का कार्यकाल भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। 40वें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये तो आपको पता ही है कि भाई इसमें जो है कि भाई हमारे यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो 29 अगस्त 1949 को जयपुर में पहली बार स्थापित किया गया था, और 1956 में इसकी जो मुख्य पीठ है, चीफ बेंच है, उसको जोधपुर में स्थानांतरित किया गया था। अभी जो चीफ जस्टिस हो सकते हैं मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं, 27 हैं, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। फिर देखिए जयपुर मेट्रो का जो है और विस्तार किया जाएगा। तो देखिए मेट्रो अभी तो आपको पता ही है कि मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक ही जाती है। अभी इसका जो 1D वाला जो फेज़ है इसको स्टार्ट जब कर देंगे, उसके लिए मंजूरी दी है, बजट भी इन्होंने अलॉट कर दिया है। तो मानसरोवर से लेकर के जो अजमेर रोड चौराहा है वहाँ तक जो है मेट्रो जा पाएगी। और उसके अलावा देखिए बजट में ये भी घोषणा की गई है कि अभी इसके जो और फेजेज़ हैं उससे ट्रांसपोर्ट नगर, मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा, वहाँ तक जो है इसको जो है दिल्ली आगरा हाईवे से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर और उसके अलावा अजमेर रोड चौराहा तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो हाल फिलहाल में कहाँ तक है, तो ये तो अभी मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक ही है, और अभी जो प्रावधान है वो मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक जो है वो इसका किया गया है। फिर देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय समिति के गठन को जो है वो मंजूरी दी गई है। देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम तो हालांकि बहुत पुराना है, जिसको बीसूका कहते हैं हम। तो उसके अंदर यही है कि पॉवर्टी या गरीबी को कैसे उन्मूलन किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कैसे किया जाए। तो इन सब का जो है ये जितने भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिए गए थे, तो उसके अंदर राज्य स्तरीय समिति के गठन को अभी मंजूरी दी गई है। इस समिति के जो राज्य स्तरीय जो समिति है इसके अध्यक्ष तो खुद चीफ मिनिस्टर होंगे, और उपाध्यक्ष जो है वो डॉक्टर चंद्रभान को बनाया गया है। अब ये क्या करेंगे कि भाई समीक्षा करेंगे और जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। भाई 20 सूत्रीय कार्यक्रम तो क्या है, आपका एक प्रोग्राम है कि हमें इन इन क्षेत्रों पर कार्य करना है। अब क्या क्या कार्य हुआ है, कितना हुआ है, उसकी समीक्षा करना, उसके लिए नए प्रोजेक्ट्स बनाना, ये सब कार्य जो है वो इसके द्वारा किए जाएंगे, समिति के द्वारा किए जाएंगे। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि समिति के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए राज्य में स्थापित होगा ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अब इसका निर्माण का तो लिखा नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया है कि इससे क्या होगा कि हमारा जो भी ई गवर्नेंस का क्षेत्र है, जो प्रशासन का जो ई गवर्नेंस का क्षेत्र होता है, वहाँ पर पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आपको पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ किया जा रहा है। हालांकि ये तो जो है बिटकॉइन वाली जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका जो पीछे का सिस्टम होता है, ब्लॉकचेन वाला जो सिस्टम होता है, इसको बहुत सिक्योर माना जाता है, इसलिए इसको बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा जो है ई गवर्नेंस का जो क्षेत्र है, जहाँ पर सुरक्षा के लिए और पारदर्शिता की ज़रूरत है, नीड है, वहाँ पर भी इसको जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए राज्य सरकार इसको यूज़ करेगी। अब देखिए इससे क्या क्या होगा, इससे जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए कि इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार रेजिडेंट द्वारा रिपोजिटरी आदि में पारदर्शिता और सुरक्षा को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसीलिए इस ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को तैयार किया जा रहा है। और देखिए कि इसका इसमें जो टेक्निकल हेल्प है वो आपका जो कोटा वाला जो आईआईटी है उसके द्वारा जो है वो की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि किस आईआईटी के द्वारा सहयोग लिया जा रहा है, तो कोटा आईआईटी के द्वारा सहयोग लिया जाएगा। उसके अलावा देखिए कि जो हमारा ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके लिए बजट के अंदर जो है वो बजट अलॉट किया गया था, घोषणा की गई थी 2022-23 के बजट में। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का विस्तार करते हुए इस सेंटर की स्थापना करने की घोषणा जो है वो की गई है। और इसमें जो है
करीबन 33 करोड़ रुपए का जो है वो आगामी 5 वर्षों के लिए बजट जो है वो भी अलॉट किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इसके अंदर याद रखनी है। फिर देखिए दलित और आदिवासियों के लिए जो है उद्यम प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई है। सो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि इसका पूरा नाम तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। इसका पूरा नाम ये है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। इसकी अधिसूचना जो है वो 8 सितंबर 2022 को जारी कर दी गई है। और इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो आप देखिए सबसे पहली चीज़ तो यही है इसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो निवेशक होंगे उनको नए उद्योग लगाने के लिए, अगर आप SC ST हैं तो आपको नए उद्योग लगाने के लिए, सेवा क्षेत्र और व्यापार करने के लिए आपको प्रेरित करने के लिए सरकार जो है आपको कुछ सब्सिडीज़ जो है वो देगी। क्या क्या सब्सिडी देगी, तो ये आपको याद रखनी है, रट लेनी है अच्छी तरीके से कि अगर आप 25 लाख तक का ऋण लेते हैं तो 9% का आपको अनुदान जो है वो दिया जाएगा। 5 करोड़ तक का ऋण लेंगे तो 7% का आपको इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही 25 लाख तक की सीमा में परियोजनाओं की लागत का 25% मार्जिन मनी भी जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो 25 लाख के अगर ऋण लोगे तो 9% का ब्याज अनुदान, 5 करोड़ का लोगे तो 7% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और 25 लाख तक की जो सीमा परियोजना है उसकी लागत में 25% का मार्जिन भी जो है वो सरकार आपको देगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है SC STs के लिए, जो उद्यमी है उन लोगों के लिए, उद्यम स्टार्ट करने के लिए। फिर देखिए कि उमेश मिश्रा जो है उनको राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट है, ये याद रखनी है अपने को। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर 35वें DGP होंगे। इनका वैसे जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये 35वें यहाँ पर DGP होंगे। और ये जो है हमारे वर्तमान जो पुलिस महानिदेशक या DGP हैं जिनका नाम है मोहनलाल ML लाठर या मोहनलाल लाठर, उनका स्थान जो है वो लेंगे। तो ये अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। अब देखिए राज्य सरकार ने जो है जितने भी हमारे विभिन्न वर्ग होते हैं, ऐसे वर्ग जो कि बेसिकली लाइमलाइट में भी नहीं होते हैं कि भाई इनका विकास करना है, तो ऐसे कई सारे वर्ग हमारे, क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी है कि सबका विकास करने के लिए अलग अलग योजनाएं लाना, विभिन्न सेक्टर में सेक्टर स्पेसिफिक योजनाएं लाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो अभी देखिए 3 बोर्डों का गठन किया गया है, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और क्या क्या उसके अंदर प्रावधान किए गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए 3 बोर्ड हैं जिनका नाम है, पहला तो है जो राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड है, यानी कि चर्म का मतलब क्या होता है कि जो लेदर होता है उससे संबंधित जो कार्य करने वाले शिल्पी होते हैं उनके विकास के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। दूसरा है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, जिसके के अंदर जो काछी, कुशवाहा, माली, सैनी आदि जो बागवानी से जुड़े हुए जो समाज हैं उनके सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए जो है ये बोर्ड गठित किया जाएगा। तीसरा बोर्ड है राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड। रजक क्या होती है, एक जाति होती है, तो उस विशेष जाति के लिए भी जो है इस बोर्ड का गठन किया गया। तीनों बोर्ड याद रखिएगा, तो चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, फिर है महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और दूसरा है रजक बोर्ड। तो देखिए ये जो शिल्प बोर्ड है ये तो आपका जो है क्या कहते हैं, इससे संबंधित जो विभाग है वो तो आपका सिंपली जो उद्योग और वाणिज्य विभाग है वो है। और बाकी के जो 2 विभाग है, एक तो ये ज्योतिबा बोर्ड और दूसरा रजक कल्याण बोर्ड, ये जो है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। ये इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो फुटवेयर से संबंधित जो लोग हैं उनकी भागीदारी को और बढ़ाना, इस व्यवसाय को और प्रोत्साहित देना, उसके लिए कार्य करेगा। जो आपका ज्योतिबा फुले बोर्ड है ये आपके ये जो समाज है इसके शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के अंदर वृद्धि करेगा। तीसरा जो है वो आपका जो है राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड जो है उसके अंदर जो रजक समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और इनकी समस्याओं को दूर करने, उनकी समस्याओं की पहचान करने के लिए इस बोर्ड का गठन जो है वो किया गया। तो ये राज्य सरकार के कार्य होते हैं, विभिन्न वर्गों का जो है वो ध्यान रखना, उनकी क्या जो ज़रूरतें हैं उनको कम जो है बढ़ाना और उसके अलावा मतलब पूरा करना, और उसके अलावा उनके उद्योगों को प्रोत्साहित देना। तो इसीलिए इन 3 बोर्ड का जो है वो गठन किया गया है। फिर देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है। गुजरात के अंदर इन खेलों का आयोजन किया गया था, पहली बार गुजरात ने इसकी मेजबानी की है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इसको कंप्लीट किया गया है और राजस्थान ने 20वां स्थान जो है पूरे जिलों जो स्टेट्स है उसके अंदर पूरे राज्यों में 20वां स्थान हमारे राजस्थान को मिला है। तो 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य पदक सहित हमने 30 पदक जो है वो इसमें हासिल किए हैं। तो स्वर्ण पदक तो देख लेते हैं किस किस को मिला है, खेल का जो खिलाड़ी हैं उनको भी देख लेंगे यहाँ पर। कविता सियाग साइकिलिंग से, विवान कपूर निशानेबाजी और मुकेश चौधरी जो है वो वुशु से संबंधित है और इनको जो है इसके अंदर 2 पुरुष और 1 महिला को जो है वो स्वर्ण पदक दिया गया है। रजत पदक में अगर आप देखें यमनदीप शर्मा, नितेश पुनिया और करण सिंह जो है वो इसके अंदर
जो है एथलेटिक्स और एक तलवारबाजी में करण सिंह तलवारबाजी में और बाकी 2 जो है वो एथलेटिक्स में है और तीनों ही पुरुष वर्ग में हैं, जिनको कि ये सिल्वर मेडल से नवाजा गया है। और उसके अलावा ये वाली जो लिस्ट है काफ़ी लंबी है, जो आपकी कांस्य पदक वाली है, तो मैं ये आप पे छोड़ रही हूँ कि एक बार आप इसको रीड कर लें। इतना भी अगर आपको याद ना रहे तो आप कम से कम स्वर्ण पदक और रजत पदक विजेताओं के नाम तो ज़रूर से जो है एक बार अच्छे से देख लें। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लिक तो आई थिंक जो है एग्जाम में कर ही जाएगा। फिर देखिए, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। अब देखिए, हमारा जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है कि हमने जो है जो जन्म, मृत्यु, विवाह और इन सब के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एंड्रॉयड और इनके एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से लोगों तक इनकी पहुंच जो है वो ईजी कर दी है। उसका जो भी एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। इसीलिए डिजिटल मिशन इंडिया के तहत जो है ये पुरस्कार राजस्थान को जो हमारे राजस्थान का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है, क्या नाम है भाई, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सॉरी, उसको जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार दिया गया है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर देखिए, शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में क्या बातें हैं, कुछ काम का होगा तो देखेंगे इसको। अब देखिए, जो पैलेस ऑन व्हील्स है उसको दूसरे कमर्शियल टूर के लिए नई दिल्ली से के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से जो है वो रवाना किया गया है। ये जो ट्रेन है ये 1982 से ही चली हुई आ रही है और इसको राजस्थान का सांस्कृतिक दूत जो है वो भी कहा जाता है। तो ये जो शाही रेल है ये अपने कमर्शियल सफ़र पर 35 देशी विदेशी यात्राओं को 7 दिवसीय पर्यटन टूर के लिए जो है वो रवाना हुई है। तो अब इतना तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का सांस्कृतिक विरासत दूत जो है वो इसको कहा जाता है। और इसको अभी 2 साल के बाद वापस रीस्टार्ट किया गया, क्योंकि अभी जो कोविड आया था 2020 में, उसको ये बंद हो गई थी। अब इसके अंदर ये जो है 7 दिवसीय जो इसका टूर है, इसमें देखिए राजस्थान के खूबसूरत जो शहर हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जो है, यहाँ पर जो है ये देशी विदेशी पर्यटकों को जो है वो सफ़र करवाएगा। फिर देखिए, डीग महोत्सव, ये तो आपने राजस्थान कल्चर वाले पोर्शन में पढ़ा ही होगा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो है डीग महोत्सव का आयोजन 10 से 11 अक्टूबर को जो है वो किया जाएगा। इसको पर्यटन विभाग के द्वारा जो है वो चलाया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने कहीं टेस्ट सीरीज में पढ़ा था कि पर्यटन विभाग जो है, राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है, उसके द्वारा कौन कौन से मेले, त्योहार नहीं कहेंगे, मेलों का आयोजन किया जाता है, कौन कौन से फेस्टिव्स जो हैं या महोत्सव जो है उनका आयोजन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा स्पेसिफिकली कि डीग महोत्सव जो है उसका आयोजन जो है जो भरतपुर का है, फेमस, ये भी ध्यान रखना है, भरतपुर का है और इसको जो है पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है आयोजित। फिर है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, और ये तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। हाँ, नेक्स्ट है, देखिए इसके बारे में 3-4 लाइनें दे रखी है तो मैं बता देती हूँ कि बजट जब घोषित किया गया था तो उसमें कहा था कि भाई 20,000 वरिष्ठ नागरिक जो है, मुख्यमंत्री के द्वारा 20,000 वरिष्ठ जो नागरिक है, देखिए सभी का ध्यान जो है हमारी राज्य सरकार रखती है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो देवस्थान जो विभाग है उनके द्वारा एक योजना चालू की जाएगी, जिसमें कि 20,000 जो आपके ओल्ड एज लोग हैं उनको यात्रा करवाएंगे, तीर्थ यात्रा करवाएंगे। 18,000 को तो ट्रेन से लेके जाएंगे और 2,000 के साथ में भेदभाव उनको हवाई जहाज़ से लेके जाया जाएगा। तो कई सारे इन्होंने जो है स्पॉट्स देख रखे हैं, जैसे रामेश्वरम, मदुरई वगैरह, तो ये जो है इनको ले जाने का प्रबंध है। फिर देखिए, मारवाड़ महोत्सव, तो मारवाड़ उत्सव जो है ये भी जो पर्यटन विभाग है और जो जोधपुर जिला प्रशासन है उसके दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इसको आयोजित किया जाता है। और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें सूर्य आराधना के साथ देश दुनिया में मशहूर 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव जो है, इसका आयोजन 8 से 9 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। तो ये हो गया। फिर देखिए, वन्य जीव सप्ताह भी मनाया गया है 2 से 8 अक्टूबर तक जो है 68वां वन्य जीव सप्ताह जो है वो मनाया गया, जिसमें वन्य जीव से संबंधित जो जागरूकता अभियान है वो चलाए जाएंगे। फिर गांधी सप्ताह, ये जो है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो है इसको जो है गांधी सप्ताह के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। तो 2 अक्टूबर तो आपको याद रहता ही है, उसमें बाकी के 6 दिन और जोड़ दे दिए तो फिर आपके क्या हो जाएगा, गांधी सप्ताह पूरा वो बन जाएगा। फिर देखिए, खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मोनिका जाट, और ये जो है एक साइकिलिस्ट हैं और इनको मुख्यमंत्री के द्वारा 8.63 लाख की जो साइकिल है वो गिफ्ट की गई है। तो ये याद रखिएगा कि ये एक साइकिलिस्ट है, मोनिका जो है वो एक साइकिलिस्ट है। फिर देखिए, विमल भंडारी, ये कौन है, तो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में निर्मला भंडारी के स्थान पर विमला भंडारी को जो है वो मनोनीत किया है। तो ये जो है जो आपका बाल साहित्य अकादमी है, जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, उसके अंदर इनको चुना गया है। फिर देखिए, पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया है। तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया है। तो 3 बोर्ड देख लिए थे हमने पीछे, अभी एक समिति और पढ़नी है जिसका नाम है पुलिस जवाबदेही समिति। इसके अध्यक्ष जो होंगे वो जस्टिस श्री HR कुड़ी होंगे
और जो सदस्य सचिव हैं वो हवा सिंह घुमरिया हैं, अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, इनको तो मैं जानती हूँ, तो ये भी होंगे इसमें। तो पर्सनली जानने का मतलब ये है कि चक्कर बहुत काटे इसलिए पता है। तो फिर है सचिव जो हैं वो हैं पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल और सुनीता भाटी। इतना तो याद नहीं रखना है, आप तो इतना ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष कौन रहेंगे। तो अध्यक्ष जो है वो जस्टिस श्री HR कुड़ी जो है वो होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए अर्बन हाट। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो दिल्ली हाट है जो वहाँ पर लगता है, उसकी तर्ज पर ही जयपुर अर्बन हाट भी जो है वो विकसित किया है और उसके लिए 9 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब ये जो हाट होते हैं वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो छोटे कारीगर होते हैं वो अपनी कलाकृतियों को वहाँ बेचने के लिए आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर विकास जो है इसका स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार अर्बन हाट जयपुर आमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है इसको विकसित किया जाएगा। फिर देखिए इंडिया स्टोन मार्ट, ये भी मेरा तो देखा हुआ है। तो स्टोन मार्ट जो होता है ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय तरीके से एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगती है। तो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है ये जो है राजस्थान का जो रिको है और फिक्की जो है, इन दोनों के द्वारा जो है सीतापुरा का जो JECC है वहाँ पर जो इसको आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, कभी मौका मिले तो जाइएगा स्टोन मार्ट की तरफ। फिर है फल प्रसंस्करण के क्षेत्र में MOU। तो जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनका जो प्रोसेसिंग होता है उसके लिए एक MOU साइन किया गया है। और इसका प्रसंस्करण करने की ज़रूरत क्या है भाई, अगर आप कोई मैंगो है तो उसका प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग क्यों करनी है, ताकि वो उसको सड़ने से बचाने के लिए उसका कुछ जैम बना दिया जाए या कुछ ऐसा उसका फ्लेवरिंग चीज़ बना दी जाए ताकि उसके किसानों की आय जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके। तो देखिए ये जो MOU है ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका और जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर के बीच में साइन किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, राजीविका और जो आपका जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ में ये साइन किया गया है। फिर देखिए नागरिक प्रशिक्षण संस्थान। तो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट और जयपुर का जो दौलतपुरा जमवारामगढ़ में जो है इसको खोला जाएगा। जमवारामगढ़ इसलिए बताती हूँ कि हमारी जो कुलदेवी हैं जमवाई माता, तो वो वहीं वहीं उनका जो है वो मंदिर है, काफ़ी ऐतिहासिक और अच्छा मंदिर है, देखना जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी। और इस संस्था का जो प्रथम चरण है उसका निर्माण कार्य 1 करोड़ वित्तीय प्रावधान को मुख्यमंत्री जी ने जो है इसको मंजूरी दी है। इसका कार्य होगा कि आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य होगा नागरिक प्रशिक्षण संस्थान का। अब एक पेज और थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा वीडियो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा धीरे पढ़ा रही हूँ तो टाइम लग जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। अब देखिए ऐसे परिवार, ऐसे ग्रामीण परिवार जिनकी आजीविका जो है वो बिना किसी कृषि कार्य पर निर्भर है। भाई सबके पास तो ज़मीन है नहीं, कई लोग रंगाई छपाई का, लघु उद्योगों का, कताई बुनाई का कार्य भी करते हैं, हस्तशिल्प का कार्य भी करते हैं। तो उनकी आजीविका को और बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा 2000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो अलॉट किया गया है कि भाई ऐसे लोगों को अगर ऋण की ज़रूरत पड़े तो सरकार जो है 2000 करोड़ तक का जो ऋण है वो वितरित करेगी और उस पर ब्याज जो है वो नहीं दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ये ऋण जो है उन लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को ऋण की सहायता भी बहुत छोटे अमाउंट के अंदर होती है, इसलिए जो है इनको सरकार के द्वारा ये योजना लागू की गई है। फिर देखिए राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान जो है वो भी देगी, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी जो है वो देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आप लोगे तो ऋण लोगे तो आपको एक तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, उसके अलावा सब्सिडी और जो है वो इसमें दी जाएगी। फिर है विश्वास स्वरूपम। तो देखिए विश्वास स्वरूपम आपको पता है शिव जी की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है उसका भी पेपर में भी आया था, उसका अनावरण किया गया है और ये जो है अभी बनेगी, हालांकि उसका प्रतिरूप दिखाया है। तो विश्वास स्वरूपम जो है नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई है। भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 369 फुट ऊंची इस प्रतिमा का लोकार्पण जो है मुरारी बापू और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है और लगभग 10 वर्ष में निर्मित इस विश्व की विशालतम शिव प्रतिमा के निर्माण में मुख्य भूमिका जो है मदन पालीवाल ने जो है वो निभाई है। तो ये जो है चीज़ें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, तो देखिए एक मूवी है ए जिंदगी जो कि अंगदान पर आधारित है, इसको सरकार ने भी टैक्स फ्री किया है। नेक्स्ट है राजीव गांधी बीज उपहार योजना। इसमें क्या है कि भाई जो भी किसान हैं उनको जो है जो राजस्थान राज्य बीज निगम है उसकी ओर से इसको संचालित किया जाएगा और उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज है वो जो है वो किसानों को इसमें दिए जाएंगे।
फिर उचित जो दर होती है, जो अच्छी रेट होती है उसके ऊपर ही दिए जाएँगे। और उसके अलावा देखिए इसमें योजना अंतर्गत वितरित होने वाले बीज किस-किस के हैं। खरीफ सीज़न के अंदर तो आपको मूँग, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, मूँगफली, ज्वार और बाजरा, और रबी सीज़न के गेहूँ, चना, सरसों और जौ, इन सब के बीज जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएँगे। फिर देखिए सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया है। ये तो अपने जयपुर में मानसरोवर में किया गया था। तो 55 करोड़ रुपए से इसको विकसित किया है सिटी पार्क को। और काफ़ी सारे अभी आप जाएँगे तो वहाँ पर जो है व्लॉगर मिल जाएँगे आपको, अपना हाँ, स्टिक लेकर के चारों तरफ वीडियोज़ बनाते हुए, तो आपको जाना चाहिए सिटी पार्क। फिर देखिए इसमें भव्य एंट्री प्लाज़ा, स्टील स्ट्राइकर, आकर्षक फाउंटेन, फलाँ-फलाँ सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर देखिए राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है, अब इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना जो है, इसके अंदर पहले इंटरेस्ट की जो सब्सिडी होती थी वो 8% हुआ करती थी। इसको अभी सरकार ने बढ़ाया है कि अगर आप इसमें देखिए, लघु उद्योग का मतलब क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उनको अगर कोई उद्योग के लिए ऋण लेना है, तो अगर वो 25 लाख तक का ऋण लेंगे तो उनको पहले 8% की सब्सिडी मिलती थी। अब उसको बढ़ा करके 9% कर दिया गया है। और अगर 5 करोड़ का वो ऋण लेते थे तो 6% की सब्सिडी मिलती थी, और अगर उन्होंने 10 करोड़ का ऋण लिया है तो उनको 5% की सब्सिडी जो है वो इसमें दी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी जो है इस योजना का उल्लेख है। और अभी इसमें 25 लाख वाला जो ऋण है उसके अंदर ब्याज अनुदान 9% करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। फिर देखिए जो पर्यटन क्षेत्र है उसको पूरी तरह उद्योग का दर्जा देने की घोषणा जो है वो अभी बजट में की गई है कि इसको उद्योग बनाएंगे एक तरीके से। जो पर्यटन का जो क्षेत्र है उसको उद्योग बनाना है। और यहाँ पर 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर की पर्यटन इकाइयों को 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की भूमि कर के रूप में जो है वो देय होगा। फिर देखिए और क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं। जो कृमि कार्यक्रम है, कृमि कार्यक्रम के ऊपर तो क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे। जो कीड़े मारने की जो वो दवाइयाँ होती है, जो बच्चों को खिलाई जाती है स्कूल के अंदर, तो इसका स्टार्ट, ये तो काम की चीज़ नहीं है इतनी। अभी देखिए कि इसमें राजस्थान जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसने उदयपुर जिले का जो जनजातीय अंचल कोटड़ा है वहाँ से बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान जो है वो स्टार्ट किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल आयोग के द्वारा जन जागृति अभियान कहाँ से स्टार्ट किया है। तो उदयपुर जो है, उदयपुर का जो कोटड़ा नामक जो उनका गांव है वहाँ से जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, ताकि बाल बच्चों पर बाल उपचार जो भी चीज़ें होती है, उनका शोषण वगैरह जो चीज़ें हैं, उनके लिए जो है जन जागृति फैलाई जा सके। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। और तो देखिए हाँ, अभी देखिए प्रदेश के अंदर 15,000 के लगभग ऐसे वृद्धजन हैं जिन्होंने पहले चुनाव से लेकर अब तक हुए तमाम चुनाव में मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग किया है। और जो मुख्य सचिव उषा शर्मा हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को बानसूर में आयोजित समारोह में ऐसे मतदाताओं को सम्मानित भी किया है। तो इतने भी हमारे यहाँ पर जो है बढ़िया लोग हैं जो मतदान जो है वो अपना पूरा करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रादेशिक परिदृश्य कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी काम की चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सेक्शन को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से भी पहले आपको पढ़ना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अपने को तो पूरी मैगजीन पढ़नी है, कोई सा भी पहले पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप बता सकते हैं। बाकी तो जो मेन चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट इसमें कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इस मैगजीन को जल्दी ही ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।